हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप राजपूत आप सभी लोगों का द सिटी टॉपर परिवार में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास में जितने भी राजवंश हुए हैं उन सभी राजवंशों की वंशावली को। और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले वंश को पढ़ने जा रहे हैं जो माना जाता है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी के बारे में हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे और इसी तरह की लगातार सीरीज़ मैं लाता रहूँगा। बस आपको इस चैनल को प्रमोट करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर भी करते रहना है। और फिर आप देखिएगा कितने अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी सीरीज़ में इसी चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हर्यंक वंश की वंशावली को। तो सबसे पहला शासक जो आता है उसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक माना जाता है और इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार के 3 महत्वपूर्ण विवाह माने जाते हैं जो राजवंशों में हुए थे, उनकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इनका जो पहला विवाह होता है वो चेलना के साथ होता है जो चेटक की बहन थी। दूसरा विवाह इनका महाकोशला के साथ होता है जो प्रसन्नजीत की बहन थी। और तीसरा विवाह इनका क्षेमा के साथ होता है जो मद्र देश की राजकुमारी थी। मद्र देश कुरु राजवंश के समीप आता था। इसके बाद इनका पुत्र अगला शासक बनता है जिसका नाम अजातशत्रु है। अजातशत्रु को ही कुणिक भी बोलते हैं और अजातशत्रु ने अपने पिता से शासन अपने पिता की हत्या करके लिया था, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। इतिहास में हम उसे पितृहंता की दृष्टि से देखते हैं। अजातशत्रु की माता का नाम चेलना था जो चेटक की बहन थी, ठीक है, जिसका विवाह उसके पिता बिंबिसार से हुआ था। ठीक है, अच्छा, उसकी अपनी जो पत्नी थी उसका नाम बजीरा था और बजीरा प्रसन्नजीत की पुत्री थी, यानी कि उसका मामा हुआ प्रसन्नजीत अजातशत्रु का। इसके बाद देखिए अजातशत्रु के कार्यकाल की बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिसे हम एक लॉन्ग वीडियो में आगे चल के उसका पूरा अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। तो अजातशत्रु के ही कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहां पर? राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में इसका आयोजन होता है और महाकश्यप के नेतृत्व में ये आयोजन संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र अगला शासक बनता है जिसका नाम उदायीन होता है और उदायीन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तक रहता है और उदायीन भी ठीक अपने पिता की ही तरह अपने पिता की हत्या करता है। ठीक है, इसलिए इसे भी पितृहंता पुत्र ही कहा जाता है। उदायीन को जैन धर्म का समर्थक भी माना जाता है और उदायीन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था राजगृह से पाटलिपुत्र, जो आज के समय पर पटना के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदायीन ही कहलाता है। और उदायीन की मृत्यु के बाद में 444 ईस्वी के बाद में उसके 3 पुत्र बारी बारी क्रमवार शासक बनते हैं। तो उदायीन की मृत्यु के बाद में जो पहला शासक बनता है उसका नाम है अनिरुद्ध। इनके कार्यकाल की ज़्यादा डिटेल जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अनिरुद्ध के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम है मुंडक और मुंडक के बाद अगला शासक बनता है नागदशक। ये तीनों भाई हैं, क्रमवार शासक बनते हैं। नागदशक को हर्यंक वंश की वंशावली में सबसे अंतिम शासक माना जाता है। नागदशक हो या मुंडक हो या अनिरुद्ध हो, ये कमजोर शासक की श्रेणी में माने जाते हैं और नागदशक इतना कमजोर शासक था कि उसके बाद जनता नागदशक को राजा के पद से उतारकर वहीं के एक अमात्य जिसका नाम शिशुनाग था उसको राजा नियुक्त करती है। ठीक है, और शिशुनाग आगे चल करके एक नई वंशावली को जन्म देते हैं जो वंश जाना जाता है शिशुनाग वंश के नाम से। इस प्रकार हमने अपने आज के वीडियो में हर्यंक वंश के जितने भी महत्वपूर्ण राजा थे उनके बारे में जाना और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी ली और इसी पर एक लंबा वीडियो आपको जल्द मिलेगा। धन्यवाद।